नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। रीट की बात चल रही थी, विज्ञान विषय की बात कर रहे थे हम। विज्ञान के अंदर मैंने आप सभी लोगों को क्या रखा, कुछ डिमांड आई थी, उन्हीं के ऊपर टॉपिक है, तो ध्यान देना। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं की चर्चा करेंगे और सारा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर देखा जाए तो सार गर्भित कर दिया जाए और सबको एक साथ लिख दिया जाए तो हम ये समझ पाएंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। अगर हम विज्ञान शब्द को लेते हैं तो हमारे पास में जो इस बार आया है शब्द आया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहां से पढ़ना है? जैव प्रक्रम अब बात करें तो जैव प्रक्रम हमको पढ़ने के लिए जैव शब्द आया जीव से, जीव विज्ञान का जीव। यहां पर हमें पढ़ने पड़ेंगे जीव यानी कि सजीव और निर्जीव की तुलना यहीं पे पढ़ लेनी। प्रक्रम शब्द का क्या अर्थ है और लेना कहां से? टॉपिक कहां है? तो उठाना है आपको 10th क्लास को और 12th क्लास को। तो फिलहाल कंडीशन में 10th बेस पे देखिए, क्योंकि सारा टॉपिक आपको रीट के लेवल पे वहीं पे मिल जाएगा। तो 10वीं कक्षा के आधार पर ही देख लेना इसको। जैव प्रक्रिया यानी कि जैव का मतलब क्या हो गया? सजीव यानी कि जीव। जो जीव है उनके ऊपर जीव किसे बोलेंगे? जिनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, जिनमें श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, उत्सर्जन होता हो, उनके अंदर अपने पास में गति होती हो, प्रजनन हो। इस प्रकार की जब क्रियाएं संपन्न होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सजीव यानी कि जीव के नाम से जानेंगे। अब एक बात को और समझना, प्रक्रम क्या है? प्रक्रम का मतलब यहां पर हम लेंगे साधन से। आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको क्या लेंगे? साधन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में गेहूं है, आपके पास में गेहूं है और आपने गेहूं से आपको आटा बनाना है। तो गेहूं से आटा बनाने के बीच में क्या आएगी? आपकी चक्की आएगी। बिल्कुल, बिना चक्की के आप गेहूं को आटा नहीं बना सकते हो। तो ये जो चक्की है वो क्या है? साधन है, और साधन ही क्या है? प्रक्रम है। यानी कि गेहूं को आटा बनाने के लिए जिस चक्की का या साधन का उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के जो बाहरी वातावरण की जो दुनिया है उनको जीवों के लिए उपयोगी बनाने के लिए, उनके उपयोग में लाने के लिए हम क्या करेंगे? किसी प्रक्रम का उपयोग करेंगे। अब आपके पास में एक शब्द आएगा साहब, जीव क्या है? हमें पता है, जिनमें ये सभी क्रियाएं संपन्न हो रही है, हम उन्हें क्या बोलेंगे? ब्रीफ में जीव बोलेंगे। अच्छा, तो यहां पर ही तुलना कर लेना सजीव की और निर्जीव की। 12वीं कक्षा के अंदर जो टॉपिक आता है उसमें सजीव और निर्जीव की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण लिख दिया उन्होंने कि निम्न में से सजीव और निर्जीव में अंतर है, और उसमें उन्होंने डाला उपापचय क्रिया। ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पर अगर दे रखा हो गति, वृद्धि, उसके अलावा उन्होंने दिया उपापचय, तो सही कौन सा है? उपापचय। अगर मूलभूत अगर कोई बात है, अगर दोनों की मुख्य अंतर है और अंतर की अगर हम बात करेंगे तो उपापचय ही उसका मुख्य अंतर है। तो हमारे पास में दो चीजें कंप्लीट हो जाती है। जैव प्रक्रम जीवों का है, जीव जिन्हें कह रहे हैं उनके अंदर श्वसन उत्सर्जन सभी क्रियाएं होंगी। प्रक्रम का मतलब साधन होना चाहिए, यानी कि उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अपने पास में साधन। और जैसे गेहूं चक्की, मैंने आपको एक एग्जाम्पल, कोई भी चीज हो, है ना, आपको यहां से किसी स्थान पर जाना है, जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, तो उसके बीच में ट्रेन ली, बस ली, गाड़ी ली, कार ली, जो भी आपने लिया वो साधन है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्रम। यानी किस प्रक्रम के द्वारा आप उसमें जा रहे हो, तो उसके लिए आपके पास में कोई ना कोई साधन होना चाहिए। तो सीधी सी कहानी हमारे पास में क्या बनकर आती है कि जैव प्रक्रम का जो प्रारंभिक दौर है उसको देखना होगा। कौन कौन से जैव प्रक्रम की हम बात करेंगे? तो एक शब्द आया अभी सजीव और एक शब्द आया अभी निर्जीव। ऐसा कोई प्राणी, सजीव, वस्तु, ऐसा कुछ है जो इन दोनों के बीच में हो, वो होता है विषाणु, जिसे अपन वायरस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे बोलेंगे? हम वायरस को बोलेंगे, विषाणु को बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब यह सजीव में प्रवेश करेगा, विषाणु किसमें प्रवेश करेगा? सजीव में प्रवेश करेगा तो वह सजीव हो जाएगा। अगर एक कोशिका में प्रवेश कर ले, एक कोशिका में अगर ये प्रवेश कर लेता है तो कैसा हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और यही जब किसी निर्जीव में प्रवेश करेगा, यानी शरीर से बाहर होगा, तो निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी की अगर हम बात करें तो किसे कहेंगे? इसको कहेंगे। अब एक प्रश्न आता है, जैव प्रक्रम क्या है? जिसमें वृद्धि होती हो, श्वसन हो, जिसके अंदर हम बात करें तो उपापचय क्रिया हो, है ना, उनके सभी अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे बोलेंगे? जैव प्रक्रम, जिसमें वृद्धि, उपापचय, जनन, पोषण इत्यादि क्या क्या है? वृद्धि है,
उपापचय है, जनन है, पोषण है इत्यादि क्या काम करेंगे, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। उन्हें अपनी भाषा में हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। देखिए अब मैं बात को समझता हूं, जैव प्रक्रम शब्द आया तो ये प्रक्रम क्या है। अब कोशिकाओं के आधार पर हम सजीव, अभी अब एक टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका, बाद में टॉपिक क्या आएगा, कोशिका। तो कोशिकाओं के आधार पर सजीव को बांटेंगे तो अकोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक होता अकोशिकीय, अकोशिकीय, एक होता बहुकोशिकीय। हम किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में। हमारे पास में कोशिकाएं क्या है, एक से ज्यादा है, और अकोशिकीय एक ही कोशिका है। अच्छा बताओ, एक ही कोशिका है तो सारा काम कौन करेगी, वही कोशिका करेगी। प्रजनन भी वही करेगी, उत्सर्जन भी वही करेगी, पाचन भी वही करेगी, श्वसन भी वही करेगी। जब सारा काम एक ही कोशिका कर रही है तो उसको किसी अलग से सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोशिकाएं बहुत ज्यादा हैं, कोशिकाएं बहुत ज्यादा हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा कोशिकाओं की वजह से हमें अलग अलग प्रक्रम की प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब अलग अलग बहुत सारे अगर कोशिकाओं के लिए किसी विशेष प्रक्रम की सुविधा हमें लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आप स्टडी करने के लिए एक रूम लिया आपने और वहां पर आप पढ़ने बैठ गए, तो हो सकता है कि वहां पर आपको खाना बनाने की सुविधा, रहने की सुविधा एक ही कमरे में हो जाएगी, ठीक है ना। आपको अलग इतना बड़ा कोई घर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जॉब लगने के बाद जब आप पूरी विद फैमिली वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग रूम की आवश्यकता होगी। अलग अलग रूम की आवश्यकता यानी कि अलग अलग सिस्टम की आवश्यकता होगी। कल्पना करो कि अमीबा है वो खुद भोजन को ग्रहण करने के लिए फुटपाथ बनाएगा और भोजन ग्रहण कर लेगा। लेकिन आपके अंदर शरीर में, हमारे शरीर में वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा शरीर बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जब शरीर होता है तो उनके लिए श्वसन के लिए एक अलग से तंत्र काम करेगा, है ना। मस्तिष्क की आवश्यकता होगी, एक अलग से मस्तिष्क प्रक्रम की बात करेंगे अपन जब नियंत्रण और समन्वय की बात करेंगे टॉपिक में, तो उसके लिए एक अलग की आवश्यकता हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि हमारे लिए श्वसन के लिए अलग चाहिए, पाचन के लिए अलग चाहिए, जनन के लिए अलग व्यवस्था। तो सारे प्रक्रम क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और प्रक्रम मिलकर किसी सजीव को चलाने के लिए आवश्यक होंगे। अब मेरी बात समझ गए, एक कोशिकीय जितने भी होंगे, अकोशिकीय जितने भी सजीव होंगे उनमें विशेष प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो बहुकोशिकीय सजीव होंगे उनके लिए विशेष प्रक्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बाह्य वातावरण से सीधे संपर्क में जो आएंगे उनके लिए तो एक कोशिकीय सजीव में काम हो जाएगा। अगर मान लो ये एक कोशिकीय सजीव है और यहाँ पर कोई है तो बाह्य वातावरण में पूरी कोशिका ही संपर्क में आ रही है। लेकिन मनुष्य की अगर अपन बात करना है तो मनुष्य पूरा शरीर अंदर, जैसे आमाशय है हमारे पास में, वो सीधा संपर्क में नहीं आ सकता वातावरण के। उसको संपर्क में नहीं आने की वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा भोजन का पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। जब हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके बाद में हम प्रक्रम की पूरी एक बात करेंगे। अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम सीधा जाएंगे अब पोषण पे। हमारे पास में क्या होता है, पोषण। पोषण के आधार पर हम सजीवों को अगर विभाजित करें तो दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं पोषण के आधार पर। सजीव कितने प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर, दो प्रकार के। एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। पोषण किसे बोलेंगे, पोषण किसे बोलेंगे, जो हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं, जो सजीवों के सभी ऊर्जा की पूर्ति करता है। ऊर्जा की क्या करे, पूर्ति करे। सीधी सी कहानी है, जैसे कि आपके पास में, आपने कहा सब मेरे पास ये सूरज है और ये सूरज क्या करेगा, मुझे एनर्जी दे देगा, ठीक है। इसमें सूरज से आप तक लाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, एक प्रक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्ट आप सूरज से एनर्जी को ग्रहण नहीं कर सकते, एक प्रक्रम की आवश्यकता है। उसके लिए आपके पास में क्या होगा, पोषण की आवश्यकता होगी। अब पोषण कैसा है, ये पोषण आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपकी वृद्धि होगी क्या, नहीं होगा, क्या पाचन होगा क्या, नहीं होगा। आपके पास में प्रजनन हो गया क्या, प्रजनन भी नहीं होगा। सभी क्रियाएं क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएंगी। तो हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए सबसे पहले। पोषण के आधार पर हम देखें तो कितने प्रकार का होता है, पोषण के आधार पर दो होता है। पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, तो पहला जो हमारे पास में होता है पोषण के आधार पर, हम अगर उसको व्याख्यान करें तो एक आता है स्वपोषी। स्वपोषी को आप सभी जानते हैं, छठी क्लास में आपने पढ़ रखा है, 6th क्लास में, कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें अपन स्वपोषी कहते हैं। कौन से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, जीवाणु होते हैं। जीवाणु भी कौन से होते हैं, विशेष वाले, है ना, नीलहरी शैवाल भी होते हैं इसमें अंदर। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसमें आएंगे। क्या करते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इनके पास में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। उनको क्या चाहिए, अपने पास में ऑक्सीजन, जल भी चाहिए। जल और अगर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही चीजें उनके पास में उपलब्ध हो जाती है तो हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण कैसे किया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे की जाएगी, है ना। सूर्य के प्रकाश चाहिए,
तो हमारे पास प्रकाश को ग्रहण करने के लिए यहां पर आता है एक शब्द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक विशेष प्रकार का कोशिकांग कह सकते हैं अपन। उसके अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें कौन सी क्रिया संपन्न होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। याद रखना, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। फिल जो है किसको करेगा? प्लास्ट को फिल कर देगा। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में पाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? हम लोगों ने वृद्धि पढ़ी, प्रक्रम पढ़ा, प्रजनन पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, स्वपोषी भी अपने बात करी, और ये सारी चीजें अपने पास में आ गई कि पादप जो होते हैं वो जीवाणु और विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। अब आता है अपने पास में, एक तो क्या स्वजीवी, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। परपोषी में कौन आएगा? मनुष्य स्वयं आएगा। मानव स्वयं इसी का उदाहरण मनुष्य। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर रहेंगे? परपोषी, स्वपोषी पर निर्भर रहेंगे। परपोषी किस पर निर्भर रहेंगे? स्वपोषी पर निर्भर रहेंगे। यहीं से ये भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। अब भोजन इनके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, भोजन की विधियां अलग हो सकती है। कौन कौन सी विधि हो सकती है? विधि के आधार पर सरल हो सकते हैं, और विधि के आधार पर कैसे हो सकते हैं? जटिल हो सकते हैं। और जब जटिल खाद्य पदार्थों को कोई ग्रहण करेगा तो उसे पचाने के लिए जैव एंजाइम की आवश्यकता होती है। वही क्या करेंगे? एंजाइम क्या करेंगे? एक जैव उत्प्रेरक होता है। शब्द आता उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे बोलेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेकर के अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी बढ़ा देता है। तो एंजाइम का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। ये सारे टॉपिक है जिनको हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी केवल आप लोगों तक पहुंचाना था। उनको मैं एक फॉर्म में रखकर आप लोगों तक लाना हूं, और आप कोशिश कीजिए कि इन वीडियो तक जाए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।